क्या आपने कभी सोचा है ताकत और शक्ति का असली खेल कैसे खेला जाता है? क्यों कुछ लोग बिना बोले भी सबको अपने इशारों पर नचाते हैं और क्यों कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद हमेशा पीछे रह जाते हैं? जवाब छुपा है पावर यानी शक्ति के खेल में। और इसी खेल के नियम हमें बताते हैं दी 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के नेताओं, बिजनेस टाइकून और स्ट्रेटेजिस्ट को गाइड किया है। किताब का नाम है दी 48 लॉज ऑफ पावर और इसके लेखक है रॉबर्ट ग्रीन। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, प्रभावशाली बनना है और अपनी जगह मजबूत करनी है तो आपको शक्ति के नियम समझने ही पड़ेंगे। और आज हम इस किताब को आसान भाषा और कहानी के अंदाज में 5 बड़े अध्यायों में समझेंगे। अध्याय 1, अपनी ताकत को छुपाना। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप शतरंज का खेल खेल रहे हो और सामने वाले खिलाड़ी को आप पहले ही बता दें कि आपकी अगली चाल क्या होगी, तो क्या आप जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खेल का मजा और जीत की संभावना दोनों खत्म हो जाएंगी। ठीक यही नियम जिंदगी के हर क्षेत्र पर लागू होता है। अपनी ताकत और अपनी असली योजनाओं को हमेशा छुपा कर रखना। रॉबर्ट इस पहले नियम में यही कहते हैं कि शक्ति का सबसे बड़ा खेल है रहस्य बनाकर रखना। जब सामने वाला ये नहीं जान पाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तभी आप पर उसका नियंत्रण नहीं होगा। क्यों जरूरी है ताकत छुपाना? हर इंसान चाहता है कि वो दूसरों पर हावी हो, लेकिन अगर आप सब कुछ साफ साफ बता देंगे तो लोग आपके प्लान से या तो आपको रोक देंगे या फिर उसे कॉपी करके खुद फायदा उठा लेंगे। याद रखिए, ताकत तभी असरदार होती है जब सामने वाले को आपकी असली ताकत का अंदाजा ना हो। सोचिए, एक नया बिजनेस शुरू करने वाला इंसान है। अगर वो सबको पहले ही बता दे कि उसका आइडिया क्या है, वो कैसे काम करेगा, तो बहुत मुमकिन है कि बड़े और अमीर लोग उसी आइडिया को उठा लें और उससे पहले मार्केट में ले आए। ऐसे में जिसने असली मेहनत की वही पीछे रह जाएगा। इसलिए समझदार लोग हमेशा अपने काम को पर्दे के पीछे तैयार करते हैं और जब सब तैयार हो जाता है तभी दुनिया को दिखाते हैं। इतिहास का सबक। हमारे भारतीय इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। चाणक्य को ही लीजिए, उन्होंने नंद वंश को हराने और चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाने की योजना किसी को नहीं बताई। वो सालों तक चुपचाप रणनीति बनाते रहे और जब सही समय आया उन्होंने सबको चौंका दिया। अगर उन्होंने पहले ही अपनी योजना बता दी होती तो शायद नंद वंश उन्हें रोक देता और इतिहास कुछ और होता। मनोविज्ञान का खेल। जब लोग आपके बारे में कम जानते हैं तो उनके मन में आपके लिए रहस्य पैदा होता है। वे हमेशा सोचते रहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यही रहस्य आपको और मजबूत बनाता है। जितना आप अपनी ताकत को छुपाते हैं उतना ही सामने वाला आपके बारे में ज्यादा सोचता है और उतना ही आप उस पर हावी होते जाते हैं। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपकी टीम में कई लोग हैं और सब प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और अपने अगले कदम को ज्यादा दिखाते नहीं। आप शांत रहते हैं, सही समय पर सही काम करते हैं। धीरे धीरे बॉस नोटिस करता है कि जब मुश्किल आती है तब आपके पास हमेशा सॉल्यूशन होता है, लेकिन आपने कभी दिखावा नहीं किया। अब बॉस सोचता है कि इस इंसान के पास जरूर कोई खास ताकत है। यही सोच आपको दूसरों से अलग और मजबूत बनाती है। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि असली ताकत दिखाने में नहीं बल्कि उसे छुपाने में है। जो लोग अपने प्लान को सबके सामने रख देते हैं वे अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो लोग चुपचाप सही वक्त का इंतजार करते हैं वही बाजी पलटते हैं। इसलिए याद रखिए, अपनी ताकत को हमेशा रहस्य में रखिए। जब जरूरत हो तभी दिखाइए, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी का सम्मान करती है जिसके पास रहस्यमयी शक्ति होती है। अध्याय 2, दुश्मनों पर भरोसा मत कीजिए। दोस्तों, जिंदगी का एक बड़ा सच ये है कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खेल के नियमों को बदल सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर दुश्मन हमारे पास आकर
मीठी बातें करने लगे तो शायद वो बदल गया है। लेकिन रॉबर्ट हमें चेतावनी देते हैं, अपने दुश्मनों पर कभी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर हालातों में उनका असली मकसद सिर्फ आपके करीब आकर आपकी कमजोरियों को जानना और फिर उसी का फायदा उठाना होता है। क्यों खतरनाक है दुश्मनों पर भरोसा? दुश्मन चाहे कितना भी बदलने का दिखावा करे, उसके दिल में आपके लिए पुरानी चुभन और जलन जिंदा रहती है। बाहर से वह मुस्कुराएगा, लेकिन अंदर से मौका तलाशेगा कि कब आपको गिरा सके। भरोसा वही करना चाहिए जहां वफादारी और ईमानदारी की नींव मजबूत हो, लेकिन दुश्मनों के साथ ये नींव अक्सर खोखली होती है। मान लीजिए किसी ऑफिस में दो लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों एक ही प्रमोशन चाहते हैं। उनमें से एक बार बार हारता है और दूसरा जीतता है। हारने वाला व्यक्ति बाहर से तो मुस्कुराकर कहेगा, कोई बात नहीं, बधाई हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलता रहेगा और एक दिन मौका मिलते ही आपकी गलती को सबसे बड़ा बनाकर दिखा देगा। यही कारण है कि कार्यस्थल हो या बिजनेस, दुश्मनों से दूरी रखना ही समझदारी है। इतिहास का सबक, इतिहास हमें कई उदाहरण देता है। मुगल सल्तनत में ही देख लीजिए, जब बादशाहों ने दुश्मनों को माफ करके अपने पास रखा तो अक्सर वही लोग गद्दारी कर गए। अकबर के समय में कई राजपूत सरदारों ने शुरुआत में दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही समय बदला उन्होंने बगावत कर दी। यानी दुश्मन से उम्मीद करना कि वो आपका सच्चा साथी बनेगा, अपने आप में बहुत बड़ा भ्रम है। मनोविज्ञान की सच्चाई, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान अपनी पुरानी चोटें कभी पूरी तरह नहीं भूलता। अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो आपके मन में उसकी छवि हमेशा नकारात्मक रहेगी। ठीक उसी तरह अगर आप किसी को दुश्मन मान चुके हैं तो उसके मन में आपके लिए कभी असली भरोसा नहीं होगा। इसलिए जब वो आपके पास आएगा भी तो उसका मकसद अक्सर रणनीति बनाना ही होगा, न कि वफादारी निभाना। एक छोटी कहानी, एक छोटे कस्बे में दो व्यापारी थे। दोनों के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी। एक बार उनमें से एक व्यापारी घाटे में चला गया। दूसरे ने सोचा कि क्यों न इस मौके पर उसकी मदद कर ली जाए, ताकि दोनों साथ मिलकर काम करें। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही घाटे वाले व्यापारी ने थोड़ी ताकत पाई, उसने साथी व्यापारी के सारे राज इस्तेमाल करके उसका व्यापार अपने हाथ में ले लिया। इस कहानी से यही साबित होता है कि दुश्मन को कभी इतना करीब मत लाओ कि वो आपकी कमजोरी पहचान ले। इस अध्याय से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि शक्ति के खेल में भरोसा हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्त को दुश्मन बनाया जा सकता है, लेकिन दुश्मन को सच्चा दोस्त बनाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए याद रखिए, अपने दुश्मनों को कभी कम मत आकिए, लेकिन उन पर भरोसा भी मत कीजिए। दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अध्याय 3, लोगों को आप पर निर्भर बनाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि असली ताकत अक्सर उसी के पास होती है जिस पर बाकी लोग निर्भर हों? जरा सोचिए, अगर किसी ऑफिस में एक ही इंसान ऐसा हो जो किसी खास काम को सही तरीके से करना जानता हो, तो सब लोग उसी पर निर्भर रहेंगे। और जब तक लोग उस पर निर्भर हैं, तब तक उसकी शक्ति कोई नहीं छीन सकता। रॉबर्ट इस अध्याय में यही बताते हैं, लोगों को आप पर निर्भर बनाइए, तभी आप लंबे समय तक शक्तिशाली रहेंगे। क्यों जरूरी है निर्भरता? अगर लोग आपके बिना काम चला सकते हैं तो वे आपको कभी खास महत्व नहीं देंगे, लेकिन अगर उनका काम आपके बिना अधूरा है तो वे आपके खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। निर्भरता वो डोर है जिससे आप दूसरों को मजबूती से बांध सकते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको टेक्नोलॉजी या किसी खास सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी है। आपके बॉस और टीम को वो ज्ञान नहीं है। ऐसे में हर बार जब कोई समस्या आती है, सब आपके पास आते हैं। धीरे धीरे आप टीम का अहम हिस्सा बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर बॉस चाहे भी कि आपको नजरअंदाज करे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके बिना उसका काम अधूरा है। यानी
आप पर निर्भरता ने आपकी ताकत बढ़ा दी। इतिहास का सबक, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी याद कीजिए। चंद्रगुप्त जितना शक्तिशाली योद्धा थे, उनकी सफलता चाणक्य के मार्गदर्शन पर निर्भर थी। वही रणनीतियां बनाते, वही चाल चलते, और चाणक्य की शक्ति इसीलिए बनी रही क्योंकि चंद्रगुप्त को हमेशा उनकी जरूरत थी। इतिहास हमें बताता है कि जिन पर लोग निर्भर होते हैं वे लंबे समय तक प्रभावशाली रहते हैं। मनोविज्ञान का खेल, जब कोई इंसान आपकी मदद से अपना लक्ष्य पूरा करता है तो उसके मन में आपके लिए एक अनकही बाध्यता पैदा हो जाती है। वो जानता है कि आपके बिना उसका सफर मुश्किल है। यही भावना उसे बार बार आपके पास खींच कर लाती है। ये मनोवैज्ञानिक डोर ही निर्भरता का असली खेल है। एक छोटी कहानी। एक गांव में दो किसान थे। एक को बीज बोने की तकनीक आती थी और दूसरे को नहीं। हर साल दूसरा किसान उसी पहले किसान से बीज और सलाह लेता। समय के साथ पहला किसान गांव का सबसे सम्मानित और शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि सबकी खेती उस पर निर्भर थी। यही है निर्भरता की ताकत। लेकिन याद रखिए, निर्भरता का खेल संतुलन से खेलना जरूरी है। अगर लोग ये महसूस करने लगे कि आप उन्हें जानबूझकर बांध कर रखना चाहते हैं तो वे विरोध कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी ताकत को मददगार की तरह दिखाइए, मालिक की तरह नहीं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ताकत सिर्फ बल या पद से नहीं आती। असली शक्ति तब आती है जब लोग आपके बिना अधूरे महसूस करें। इसलिए याद रखिए, अपने कौशल, ज्ञान और संसाधनों को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर निर्भर रहें। यही निर्भरता आपको लंबे समय तक मजबूत और प्रभावशाली बनाएगी। अध्याय 4, बोलने से ज्यादा सुनिए। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कमरे में सबसे शांत इंसान अक्सर सबसे ताकतवर लगता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कम बोलता है उसके शब्दों का वजन ज्यादा होता है। रॉबर्ट इस अध्याय में हमें सिखाते हैं, कम बोलो और ज्यादा सुनो, क्योंकि यही आपको रहस्यमयी और शक्तिशाली बनाता है। क्यों जरूरी है कम बोलना? जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप अनजाने में अपनी सोच, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां सामने वाले को बता देते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं और सुनते हैं तो सामने वाला अपनी सारी बातें खोल कर रख देता है। यानी ज्यादा बोलने वाला खुद को खोल देता है और सुनने वाला सब कुछ जान जाता है। मान लीजिए एक मीटिंग में 5 लोग बैठे हैं। उनमें से 4 लगातार बोलते जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप सुन रहा है। आखिर में जब वो 1-2 लाइन बोलता है तो सब चौंक जाते हैं। वाह, यही तो असली बात है। क्यों? क्योंकि उसने सबको सुना, सोचा और फिर सही समय पर सही शब्द बोले। यही उसकी ताकत बन गई। इतिहास का सबक, महान नेताओं में एक खासियत होती थी, वे अच्छे श्रोता होते थे। महात्मा गांधी को ही लीजिए, वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो हर शब्द दिल को छू जाता था, क्योंकि उनकी चुप्पी ने उनके शब्दों की कीमत बढ़ा दी थी। जितना आप कम बोलेंगे उतना ही लोग आपके शब्दों का इंतजार करेंगे। मनोविज्ञान का खेल। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को अपनी बातें बताना बहुत अच्छा लगता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वो आपके लिए सम्मान महसूस करता है। वो सोचता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। यही सुनने की कला आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती है और साथ ही उनकी सोच को समझकर आप उन्हें अपने हिसाब से प्रभावित भी कर सकते हैं। एक छोटी कहानी। एक राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। पहला मंत्री हमेशा लंबी लंबी बातें करता, अपनी अक्ल दिखाने की कोशिश करता। दूसरा मंत्री कम बोलता, लेकिन राजा की हर बात ध्यान से सुनता। समय के साथ राजा ने पहले मंत्री को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी बातें थका देती थी। लेकिन जब दूसरा मंत्री बोलता तो राजा समझता कि इसमें गहराई है। आखिरकार वही मंत्री राजा का सबसे बड़ा सलाहकार बन गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि सुनने की ताकत बोलने से कहीं ज्यादा असरदार होती है। कम बोलने का मतलब
ये नहीं कि आप बिल्कुल चुप रहें। ये भी जरूरी है कि सही समय पर सही शब्दों में अपनी बात रखी जाए। अगर आप हमेशा चुप रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसलिए संतुलन जरूरी है। ज्यादा बोलकर खुद को कमजोर मत बनाइए और इतना चुप भी मत रहिए कि लोग आपकी मौजूदगी भूल जाएं। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि ताकत हमेशा शोर मचाने में नहीं है। असली शक्ति है सुनने में, चुप्पी में और सही समय पर सही बात कहने में। इसलिए याद रखिए, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत बन जाती है, और जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द सोने से भी कीमती लगते हैं। अध्याय 5, समय का खेल। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसान बीज बोने का काम बरसात के मौसम के अलावा किसी और समय करे तो क्या होगा? चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, फसल कभी नहीं उगेगी। यही है समय का खेल। रॉबर्ट हमें इस अध्याय में बताते हैं, सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी करने वाला हमेशा हार जाता है। क्यों जरूरी है समय का खेल? जिंदगी में हर काम का एक सही समय होता है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो नतीजा खराब होगा, और अगर आप देर कर देंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। असली ताकत उसी के पास होती है जो धैर्य रखता है और सही समय पहचान कर कदम उठाता है। मान लीजिए कोई स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। अगर वो घबराकर गलत समय पर शेयर बेच देता है तो घाटे में रहेगा, लेकिन जो धैर्य रखता है और सही मौके पर खरीद बिक्री करता है वही करोड़पति बनता है। यानी जीत उसी की होती है जो समय को समझता है। इतिहास का सबक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी समय का खेल साफ दिखता है। गांधी जी ने आंदोलन चलाने के कई मौके पाए, लेकिन हर बार सही समय देखकर ही कदम उठाया। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तभी शुरू किए गए जब जनता का जोश और माहौल दोनों तैयार थे। यही कारण था कि इन आंदोलनों ने अंग्रेजों को हिला दिया। अगर गांधी जी जल्दबाजी करते तो शायद ये आंदोलन असफल हो जाते। मनोविज्ञान का खेल। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान जब घबराता है तो वो जल्दबाजी में फैसले लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन जो धैर्यवान इंसान होता है वो भीड़ के साथ बहने के बजाय शांत होकर सही वक्त का इंतजार करता है, और वही सबसे बड़ी बाजी जीतता है। धैर्य यानी इंतजार करना नहीं, बल्कि समझदारी से सही समय का चुनाव करना। एक छोटी कहानी। एक राजा था जिसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन उसने देखा कि जंगल में एक शेर बैठा है। राजा ने तुरंत हमला करना चाहा, लेकिन उसके अनुभवी मंत्री ने कहा, महाराज, अभी मत कीजिए। शेर भूखा नहीं है, वो शांत बैठा है। सही समय का इंतजार कीजिए। राजा ने बात मानी। कुछ देर बाद शेर उठकर हिरण का पीछा करने लगा। तभी राजा ने सही समय पर वार किया और शेर को काबू में कर लिया। अगर वो जल्दबाजी करता तो शायद शेर उस पर हमला कर देता। यही है समय की ताकत। समय का खेल खेलते हुए एक गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत ज्यादा इंतजार करना। अगर आप हमेशा अभी नहीं बाद में सोचते रहेंगे तो मौका निकल जाएगा। इसलिए जरूरी है धैर्य और साहस का संतुलन। सही समय पहचानना और उसी समय निर्णायक कदम उठाना ही शक्ति का असली राज है। इस अध्याय से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि जीवन और शक्ति का खेल जीतने के लिए समय को समझना जरूरी है। याद रखिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर हार की वजह बनता है, लेकिन सही समय पर लिया गया एक छोटा कदम भी जीत सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य रखिए, माहौल को समझिए और फिर सही समय पर अपनी चाल चलिए, क्योंकि समय से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो स्वागत है। आप दुनिया के उन 1% लोगों में से एक हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की ताकतवर पंक्तियों और जिंदगी बदलने वाले पाठों के बारे में। 5 पावरफुल कोट्स। नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर,
यानी अपने गुरु या बॉस से आगे निकलकर उनकी चमक को फीका मत कीजिए, वरना वे आपसे जलन महसूस करेंगे और आपको दबाने लगेंगे। नंबर 2, कंसील योर इंटेंशंस। अपनी असली योजनाओं को कभी पूरी तरह सामने मत रखिए, रहस्य ही आपकी शक्ति है। नंबर 3, विन थ्रू एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। बहस करके नहीं, अपने काम और नतीजों से दूसरों को प्रभावित कीजिए। काम हमेशा शब्दों से बड़ा होता है। नंबर 4, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर लोग आपको भूल जाएंगे तो आपकी ताकत कम हो जाएगी, इसलिए हमेशा किसी न किसी तरह सबकी नजरों में बने रहिए। नंबर 5, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सही समय पर उठाया गया कदम ही सबसे बड़ा हथियार है। जल्दबाजी या देरी दोनों आपकी हार का कारण बन सकते हैं। 5 प्रैक्टिकल लेसन्स। नंबर 1, अपनी ताकत और प्लान को राज रखिए। हर किसी को सब कुछ बताने की आदत छोड़ दीजिए। नंबर 2, कभी भी दूसरों से तुलना करके उन्हें छोटा मत कीजिए, खासकर अपने बॉस या सीनियर को। नंबर 3, अपने काम को इस तरह कीजिए कि वही आपकी असली पहचान बन जाए, शब्दों से नहीं। नंबर 4, लोगों के बीच अपनी मौजूदगी बनाए रखिए। सोशल मीडिया हो या ऑफिस, अपनी पहचान को कभी फीका मत होने दीजिए। नंबर 5, धैर्य रखना सीखिए। हर फैसले को तुरंत मत लीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए और तभी कदम उठाइए। तो दोस्तों, जोसेफ मर्फी की ये किताब बिलीव इन योरसेल्फ हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी किस्मत है। हमें खुद को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अवचेतन मन को जो आदेश मिलेगा वही सच बनेगा। विश्वास से बड़ा चमत्कार मुमकिन है और हमारी कल्पना ही हमारे भविष्य की नींव रखती है। अगर आप इन 5 सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो कोई भी सपना दूर नहीं। यकीन करिए, आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर बिलीव करने की। तो क्या आप आज से खुद पर विश्वास करने का संकल्प लेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। धन्यवाद।